Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. TGT, PGT, LT Grade English MCQs पार्ट 7 डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वॉच नहीं किया है प्लीज़ वॉच कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। इसमें इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों ही तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा सेशन है फ्रेंड्स, बने रहिए, मेहनत करते रहिए और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। ABCD में से कौन सा सही है वही ऑप्शन आपको लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक। यहाँ आवश्यकता होगी उसको एनालाइज करेंगे, आवश्यकता नहीं होगी हम फटाफट उसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द कंडीशनल क्लॉज। देखिए ध्यान रखना है फ्रेंड्स, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं, अर्थात आपको सभी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे तभी आप नॉट करेक्ट वाला छांट पाएंगे। इसका ध्यान रखना, जल्दबाजी में करेक्ट समझ करके हम पढ़ लेते हैं और आंसर कर देते हैं जो कि गलत होता है। हमें नॉट करेक्ट कौन सा सही नहीं है वो छांटना है। कंडीशनल क्लॉज के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा डिस्कस भी करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला है द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस इज। एक जीरो कंडीशन, आपको 4 कंडीशन हम आज बताएंगे। 4 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं। तो जीरो कंडीशन वाला पहला कंडीशन मान सकते हैं, इसे जीरो ही कह सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इफ व्हेन, इफ लगा सकते हैं, व्हेन भी आ सकता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर प्रेजेंट सिंपल अर्थात सिंपल प्रेजेंट, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद प्रेजेंट या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब सिंपल प्रेजेंट आता है और सिंपल बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो ये हमारे ये सही है फ्रेंड्स, इसमें कोई कमी नहीं है। जैसे मान लीजिए इफ, हम कोई सेंटेंस ले रहे हैं, इफ, दोबारा लिख देते हैं, इफ बहन से भी शुरू करते हैं, इफ से भी शुरू करते हैं। इफ इट रेन्स, इट रेन्स, कॉमा लगाएंगे, फिर द टैंक ओवरफ्लोज, ओवरफ्लोज। अब देखिए इफ सब्जेक्ट हमारा इफ आ गया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट ले लिया और वो भी कौन सी टेंस, प्रेजेंट टेंस की हमने सिंपल प्रेजेंट में रखा। इट रेन्स, तो रेन्स मतलब सिंपल प्रेजेंट की वर्ब है। कॉमा के बाद द टैंक ओवरफ्लोज, ये भी हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में ही है। इसका भी कोई जो है ऐसा नहीं है कि कौन सी कोई मतलब कोई फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट में ही है, सिंपल प्रेजेंट में किसी भी बेस फॉर्म का यूज किया जा सकता है। ये हमारा स्ट्रक्चर फ्रेंड्स सही है, पहला बात। अब दूसरा देखते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर माना गया, द स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस इज इफ व्हेन सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल होता है, फिर सब्जेक्ट और विल और बेस फॉर्म, मतलब पहली क्लॉज आपकी कुछ में होगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी और दूसरी क्लॉज फ्यूचर में हो सकती है। तो इस तरह से भी हम सेंटेंस को ले सकते हैं। जैसे इफ द प्रोजेक्ट फेल्स दे विल सेक द मैनेजर, इस तरह का हमारा ये भी स्ट्रक्चर 100% करेक्ट है। दूसरा दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेकंड कंडीशनल सेंटेंस इज। सेकंड स्ट्रक्चर कैसा होता है, इफ और व्हेन सब्जेक्ट पास्ट सिंपल, मतलब सिंपल पास्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होंगे, फिर वुड और वुड नॉट, फिर वर्ब आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये भी स्ट्रक्चर होता है, पास्ट के साथ वुड या वुडन प्लस B1 आता है, ये भी हमारा करेक्ट है फ्रेंड्स। ओके, अगला देख लीजिए, द स्ट्रक्चर ऑफ ए थर्ड कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या होती है, इफ आता है,
सब्जेक्ट आता है पास्ट परफेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वुड वुडंट प्लस बी1, ये तो पीछे वाला था। अब देखिए वुड वुडंट नहीं आएगा इसमें, यहाँ देखिए गलती क्या है, वुड के बाद हैव आएगा, वुड प्लस हैव या वुड हैव नॉट, फिर बी थर्ड आएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना। वुड हैव वी थर्ड, ये हमारा फॉर्म सही हो जाता, जबकि इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब ये हमारा गलत है। डेट मीन्स आंसर भी यही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस में आपकी एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसे मान लीजिए एक तरह का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर होगा माय डियर गाइस डी, ये सही नहीं है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएटिक ट्रेडिशन, कौन सा इसमें भी नोट दिया है, ट्रेडिशन नहीं है, पोएटिक ट्रेडिशन परंपरा में नहीं आता है। इपिक, कॉमिक, ऑकुलेट और ट्रेजिक। तो देखिए इपिक भी आता है, कॉमिक भी आता है और ट्रेजिक भी आता है, ऑकल्ट नहीं आता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑकल्ट क्या होता है, ऑकल्ट होता है नॉलेज ऑफ द हिडन इन कॉमन यूसेज। ऑकल्ट रेफर्स टू नॉलेज ऑफ द पैरानॉर्मल एज अपोज टू नॉलेज ऑफ द मेजरेबल, यूजुअली रेफर टू एज साइंस। तो इस साइंस के सब्जेक्ट में साइंस को रेफर करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी नहीं है, बाकी सब ये पोएटिक फॉर्म में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू विचेज प्ले इन इम्पॉर्टेंट रोल। शेक्सपियर को उस प्ले का नाम बताना जिसमें विचेज वर्क करती हैं, जादूगरनी है इसमें काम करती हैं। ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, मच अडो अबाउट नथिंग। उसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैकबेथ। मैकबेथ विलियम शेक्सपियर का प्ले है और मैकबेथ पहली बार कब परफॉर्म किया गया था, तो 1606 को ये परफॉर्म किया गया था। और इसमें मैकबेथ में जो है विचेज सबसे अच्छा रोल अदा करती हैं, उसी के सारे पर पूरी कहानी चलती है और पूरा प्रोपेगेंडा उसी में होता है। अब ओथेलो की बात करें तो ओथेलो 1603 में आया है। किंग लियर की बात करें जिसमें भी किंग लियर ने जो है राजा ने इसको बारे में बताया है कि भी कहानी देख सकते हैं। मच अडो अबाउट नथिंग, ये जो है 1598 में लिखा गया है और 1623 में इसका फर्स्ट फोलियो में पब्लिकेशन हुआ है। उसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ पोएट्री वाज प्रीडोमिनेशन इन द रेस्टोरेशन पीरियड। किस तरह की पोएट्री रेस्टोरेशन पीरियड में मानी जाती है, लिरिकल, सैटारिकल, सेंटिमेंटल या फिलोसॉफिकल। रेस्टोरेशन पीरियड में मोस्टली फ्रेंड्स सैटायर पर ज़्यादा बात की गई थी, तो सैटारिकल ये हमारी पोएट्री मानी जाती है। अब आपको पता है कि जो इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक माना जाता है, तो 1660 से लेकर के 1689 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ये पूछ लिया जाता है कि रेस्टोरेशन पीरियड जो है कब तक चला, तो 1660 से 1689 तक चला था। और इसमें मोस्टली सैटारिक ज़्यादा, इसे एज ऑफ सैटायर माना जाता है, ये भी कह सकते हैं रेस्टोरेशन को एज ऑफ सैटायर। तो ये पूछ सकता है विच पीरियड नॉन एज द एज ऑफ सैटायर, तो वो कौन सा, रेस्टोरेशन पीरियड। तो ऑप्शन में बी करेक्ट होगा। ओके, फटाफट आंसर करिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं अगर आप जब भी देख रहे हैं वीडियो के लिए। नेक्स्ट नंबर है 5th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट रिसीव द अकेडमी अवार्ड ऑस्कर फॉर राइटिंग अडेप्टेड स्क्रीन प्ले।
तो आपको उस प्ले राइट का नाम लिखना है, स्क्रीन प्ले के बारे में एकेडमिक अवार्ड से मिला था। हैरोल्ड पिंटर, जॉन ऑसबॉर्न, जॉर्ज बर्नार्ड शाह या जॉन बॉयड। फटाफट आंसर करेंगे आप। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। जॉर्ज बर्नार्ड शाह, नॉन एज इंसिस्टेंस सिंपली एज बर्नार्ड शाह, इनको बर्नार्ड शाह ही नाम से जाना जाता है या शाह भी कह देते हैं। इन्होंने मोस्टली जो है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वर्क किया है, काफ़ी इन्होंने लिखा है और ये इसके लिए अच्छे खासे जाने पहचाने जाते हैं। रिवॉल्यूशनराइजिंग कॉमेडिक ड्रामा भी इन्होंने लिखे हैं। अब इन्होंने ये ऑस्कर ये अवार्ड प्राप्त कब किया था, ये पूछ लिया जाता है। ये 1939 में वेस्ट राइटिंग के लिए, स्क्रीन प्ले के लिए इनके लिए मिला था। कब मिला था? 1939 में। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर डिनोट्स, तो इसका मीनिंग पूछा या सिनोनिम कह सकते हैं, इसका मतलब क्या है? टू ऑनर डीपली, विश लॉन्ग और क्रेव फॉर समथिंग, डिस्कस द टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट या प्रेजेंट फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्शन। फटाफट आंसर करना आपके लिए। राइट आंसर इसका फ्रेंड्स डी हो जाएगा, प्रेजेंट और एक्सेप्ट और रिजेक्शन। इसका मतलब होता है प्रेजेंट और फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्शन। इसमें ज़्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं, तो उसका मीनिंग है। ठीक। नेम ए काइंड ऑफ पोइट्री दैट फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड एंड अमेरिका एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में किस प्रकार की पोइट्री का नाम देना है, कैसी इंग्लैंड और अमेरिका में शुरुआत हुई थी, कैसे फली फूली थी 20th सेंचुरी में। रियलिज्म पर आधारित थी, इमेजिज्म थी, नेचुरलिज्म थी या मॉडर्निज्म, किस तरह की पोइट्री प्रादुर्भाव में आई थी? फटाफट आपको आंसर करना है। ए बी सी डी में से आंसर देना है। करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बी हो जाएगा, इमेजिज्म। मतलब जो 20th सेंचुरी थी, अमेरिकन और या एंग्लो अमेरिकन कह सकते हैं, खास तौर से इमेजिन पर आधारित ये पोइट्री मानी जाती है। और उसमें थॉमस अर्नेस्ट हुमे, HULME, ये नाम आता है। ये इंग्लिश क्रिटिक और पोइट माने जाते हैं, जिन्होंने जो है फादर ऑफ इमेजिज्म भी कहा जाता है इनके लिए। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इमेजिज्म। फादर ऑफ इमेजिज्म कहा जाता है थॉमस अर्नेस्ट हुमे के लिए। तो ये इमेजिज्म पर आधारित पोइट्री हुआ करती थी। हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर सोनेट रिकंसीडर्ड? तो शेक्सपियर सोनेट क्रिटिकल वर्क है, उसके लिए ऑथर कौन है, इसने लिखा है इसे? WH ऑर्डन ने, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, इन्हें ST कॉलरिज भी जाना जाता है, चार्ल्स लैम ने या सैमुअल बटलर ने। फटाफट आंसर करिए। राइट ऑप्शन का फ्रेंड्स है सैमुअल बटलर। सैमुअल बटलर ने क्या लिखा है? शेक्सपियर सोनेट्स। किसने लिखा है? सैमुअल बटलर ने इनके लिए लिखा है। अब ये लिखा तो है, इसका आंसर तो आपको मिल गया कि डी ऑप्शन है। ठीक है। कब पब्लिश हुआ था? 1899 में ये पब्लिश हुआ था। ओके। अब शेक्सपियर साहब को बार्ड ऑफ एवन नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उनकी सोनन के बारे में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम फ्रेजेस भी आते हैं। वंस एंड फॉर ऑल, इसका क्या मतलब है? वंस एंड फॉर ऑल,
कंस्टेंटली, कंक्लूसिवली, फ्रीक्वेंटली या इंस्टेंटली? फटाफट बताइए, आंसर करिए। तो इसका ऑप्शन फ्रेंड्स है कंक्लूसिवली। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका मतलब जो है कंक्लूसिवली, नाउ एंड फॉर द लास्ट टाइम, फाइनली, इसका मीनिंग भी मान सकते हैं। ठीक है, आखिर बार या आखिरी काल, वंस एंड फॉर ऑल, एक बार लेकिन हमेशा हमेशा, अर्थात कंक्लूसिव, लास्ट का इसका मतलब होता है आखिर का। तो ईडियम फ्रेजेस भी देख लीजिए, कुछ हम डाल देंगे इंपॉर्टेंट, अगर आप कहेंगे तो, नहीं कहेंगे तो नहीं डालेंगे, ये भी ध्यान रखिए। कमेंट बॉक्स में कोई लिखते नहीं हैं आप, कोई भी कमेंट नहीं करते हैं, तो डालने का जो हमारे समझ में आ रहा है वो डाले, इसका मतलब आपको सब कुछ आता है ना। चलिए कोई नहीं, मजाक होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाट डज ओडिपस यूज टू स्टैब हिज ओन आइज इन द फेमस प्ले ओडिपस रेक्स? जो हमारा प्ले है ओडिपस रेक्स, उसमें ओडिपस अपनी आंखों में कौन सी चीज स्टैब करता है, क्या चीज से अपने आंखें फोड़ता है, ये समझ के मानिए आप। ठीक है, नाइफ से, चाकू से, स्टिक से, द ब्रूचेस फ्रॉम जैकस्टास रॉब या हॉर्न्स ऑफ बुल? चारों ऑप्शन में से सही आंसर फटाफट आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, ओडिपस रेक्स में जो प्ले है ओडिपस रेक्स, उसमें जो ओडिपस इसका करेक्टर है अपनी आंखों को किससे फोड़ता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, द ब्रूचेज फ्रॉम जॉकेट जोकस्टास रॉब। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये जो प्ले था 429 BC के टाइम पर परफॉर्म किया गया था। सोफोक्लीज, ओडिपस, द किंग एंड अथेनियन ट्रेजेडी बाय सोफोक्लीज। सोफोक्लीज के द्वारा ये जो है ओडिपस, ग्रीक लिटिल ओडिपस टाइनस भी माना जाता है। तो इन्होंने अपनी आँखों को, इसके बारे में कहानी बड़ी है, अगर आप बताएंगे समय लग जाएगा। तो यहाँ पे इतना समझिए, ब्रूचेस फ्रॉम जैकस्टास रॉब से इन्होंने अपना जो है आँखों को फोड़ा था। माँ के प्रति दुर्व्यवहार हुआ, इस तरह से उन्होंने कुछ किया था। तो पूरी कहानी हम नहीं बताएंगे यहाँ पर। When did Francis Bacon publish the first edition of the essay? फर्स्ट एडिशन कब आया था फ्रांसिस बेकन का? 1589, 1597, 1612, 1625। फटाफट आंसर आपको करना है। तो राइट आंसर इसका मिलेगा फ्रेंड्स 1597 में पहला एडिशन बेकन साहब का आया था। ठीक, कब आया था? 1597 में। और सेकंड जो इनका आया था, अगर सेकंड की बात करें, सेकंड एडिशन इनका आया था 1612 में, जिसमें कितने ऐसे थे? 38 ऐसे इन्होंने पब्लिश किए थे 1612 में। ओके, अब इसमें केवल 10 ही थे। और उनका दूसरा एडिशन एक और आया था, ये आया था 1625 में, जिसमें 58 ऐसे सम्मिलित थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं गाइस, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्वेडेनिम ऑफ जॉन गाल्सवर्दी? जॉन गाल्सवर्दी का स्वेडेनिम या उपनाम या छद्म नाम क्या था? इन्होंने कुछ अपने जो लेख थे शुरुआत में कुछ स्वेडेनिम के रूप में प्रकाश करके फिर अपने नाम से जाने जाने लगे। तो किस नाम से इन्होंने प्रकाशन किया था? सैमुअल लॉन्गहॉर्न, एरिक आर्थर ब्लेयर, जॉन सिंजॉन, नन ऑफ द अबव? तो इनका जो स्वेडेनिम था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन सिंजॉन। ओके, जॉन सिंजॉन।
आपको बता दें, जो गाल्सवर्दी साहब थे 1932 में इनके लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। जॉन गाल्सवर्दी साहब, ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है। और उनका पहला जो स्टोरीज जो थी पब्लिश की गई थी स्वीडन में, तो इसलिए उनके लिए 1932 में जो है, बाद में ये वापस भी कर ली गई थी, तो नोबेल प्राइज भी मिला था। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के बिहेव से कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उनमें कुछ कौन सा ट्रू नहीं है देख लेना। नॉट ट्रू, 3 ट्रू होंगे, एक नहीं है, तो उसको चेक करना है। जैसे पहला, पजेसिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। क्या पजेसिव प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? जैसे हिज बुक, आई हैव टेकन हिज बुक, तो आपका ऑब्जेक्ट का क्या हो गया? हमारा मतलब वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट के रूप में किया जा सकता है, बिल्कुल, अभी वही बात है। यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, बिल्कुल क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है फ्रेंड्स। पजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी हम कैसे बनाते हैं, तो कर सकते हैं। हिज मदर वाज टॉट इंग्लिश बाई योर टीचर, किस तरह भी आप बना सकते हैं। तो हिज मदर आपका भाई हिज आगे पजेसिव प्रोनाउन हो गया, क्यों नहीं बन सकता है? ये भी सही है। पजेसिव प्रोनाउन आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। पजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं, ये भी सही है वैसे तो। इसका मतलब गलत कौन सा है, ये इसमें कंफ्यूज वाली बात है फ्रेंड्स। इसमें कंफ्यूजन पैदा हो रहा। देखिए, इसमें जो हमारा होना चाहिए कायदा में, यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए। पजेसिव प्रोनाउन आर नॉट यूज, यहाँ पर नॉट वर्ड हो तभी कंफर्म होगा फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं ये मिसअंडरस्टैंडिंग रही है इस क्वेश्चन में। तो अगर यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज, यहाँ पर नॉट लगाएंगे हम बिफोर नाउन्स, तब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वरना सारे ऑप्शन हमारे सही हैं, इसमें कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। ओके, जैसे हर्ष है, हिज है, दिस हाउस इज हिज, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। इस तरह से सभी हो सकते हैं, केवल ये वाला इसमें नोट लगा दिए, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिफोर नाउन से पहले नहीं लगा सकते, इसका हम लगा सकते हैं। जैसे हिज बुक, तो नाउन से पहले तो आता ही है, तो सही है, तो नोट लगा देंगे, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी सब वैसे सभी सही हैं इसमें फ्रेंड्स। 14 क्वेश्चन देखिए, 14वां नंबर। व्हाट इज जॉन गाल्सवर्दी द सिल्वर बॉक्स अबाउट। जॉन गाल्सवर्दी का सिल्वर बॉक्स किसके बारे में है? द सिगारेट बॉक्स, द ज्वेलरी बॉक्स, ए मैच बॉक्स, नन ऑफ द अबव। सिल्वर बॉक्स किसके बारे में था, किसके लिए बना गया? तो करेक्ट आंसर आप बना सकते हैं द सिगारेट बॉक्स। किसके लिए था ये? सिगारेट बॉक्स था। एक तरह की ये कॉमेडी है देखा जाए तो, ट्रेजी कॉमेडी कह सकते हैं वैसे तो। इसमें जेम्स नाम का कैरेक्टर भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो सिगारेट बॉक्स था।
विच अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लास्ट रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर। अंतिम रोमन प्ले पूछा शेक्सपियर के द्वारा। कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, द टेम्पेस्ट, हेनरी द फोर्थ। फटाफट आंसर करिए। तो लास्ट उनका रोमन प्ले था कोरियोलिनस, जो कि कब लिखा गया था? 1605 से 1608 के मध्य लिखा गया था। लास्ट प्ले शेक्सपियर साहब का रहा है। ठीक। एंटनी क्लियोपेट्रा भी इनका रोमन प्ले में ही आता है। सब रोमन प्ले हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट आर्ट लाइक ट्रीज एंड श्रब्स हैड ए नेचुरल ग्रोथ? विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, फ्रॉस्ट या व्हिटमैन? व्हिटमैन मतलब वाल्ट व्हिटमैन। किसके ये विचार थे? तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वाल्ट व्हिटमैन साहब के ये विचार थे फ्रेंड्स। किसके थे? वाल्ट व्हिटमैन। ये अमेरिकन पोइट माने जाते हैं, इन्हीं के ये विचार थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम फ्रेंड्स 17 नंबर। फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड्स ऑफ द अमेरिकन नॉर्थ, अमेरिकन साउथ, अमेरिकन ईस्ट, अमेरिकन वेस्ट। फॉकनर का जो वर्क थे कौन सी हिस्ट्री से संबंधित थे? चारों में से सही आंसर आपको फटाफट करना है। करेक्ट आंसर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा, फटाफट आंसर कर दीजिए फ्रेंड्स। तो बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा, अमेरिकन साउथ से संबंधित थे। ठीक। 18 नंबर। हु इज द ऑथर ऑफ ए मास्क ऑफ मर्सी? मास्क ऑफ मर्सी के ऑथर का नाम पूछा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, डी.एच. लॉरेंस, जी.बी. शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह। फटाफट चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ये मास्क ऑफ मर्सी कौन थे इसके राइटर? इसके राइटर थे, फटाफट उत्तर दीजिए। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा था, ए मास्क ऑफ मर्सी। ठीक। और 1947 के दरमियान की बात है। 19 नंबर है। डेथ ऑफ ए सेल्समैन इज रिटन बाय। डेथ ऑफ ए सेल्समैन किसके द्वारा लिखा गया? फॉकनर के द्वारा, आर्थर मिलर, ओनेल या हेमिंग्वे? फटाफट आंसर करिए। डेथ ऑफ अ सेल्समैन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1948 में लिखा गया है। और कब प्रोड्यूस्ड हुआ था? 1949 में प्रोड्यूस्ड हुआ था। ठीक। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गेट द पुलिट्जर प्राइज? 1, 2, 3 या 4? कितनी बार, कितनी मर्तबा रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को पुलिट्जर प्राइज मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा फ्रेंड, 4 बार मिला था। कितनी बार मिला था? 4 बार मिला था। कब कब मिला था? 1924 में, 1931 में, 1937 में और 1943 में। 1, 2, 3 और 4, 4 बार उन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन कैसा लगा,
कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।